नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग है। एग्जिट पोल ने हवा का रुख बता दिया है। बीजेपी को मोदी के पक्ष में आंधी दिख रही है, विपक्ष को पोल्स पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है। बीजेपी ने मतगणना के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी। हालांकि उसे गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं, लेकिन कांग्रेस जरूर आशंकित है। इसलिए कांग्रेस ने कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां से सभी मतगणना स्थल पर नजर रखी जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। मेहनत का फल मिलना बाकी है। नतीजे कल आएंगे, लेकिन उम्मीदवारों की धड़कनें अभी से तेज हैं। सुबह 8 बजे से गिनती का काम शुरू होगा। मतगणना स्थल पर गर्मी को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा रखी गई है। स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक मशीनों को पहुंचने के लिए कर्मचारियों को ड्रेस कोड दिया गया है। सबसे ज्यादा 24 राउंड पवई विधानसभा में होंगे, सबसे कम दतिया में। 12 राउंड में सुरक्षा के लिए 10,000 डिस्ट्रिक्ट पुलिस बल हैं, 18 सेंट्रल फोर्स, 45 एसएएफ की टीमें लगी हैं। मतगणना के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी जगहों पे चीजें व्यवस्थित हैं और पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट्स की उपस्थिति में कल स्ट्रांग रूम निर्धारित समय पे 7, साढ़े 7 के आसपास खुलेगा और 8 बजे से हम लोग काउंटिंग आरंभ करेंगे। काउंटिंग के परिणाम जैसे जैसे प्राप्त होंगे हम आपसे साझा करते रहेंगे। कांग्रेस ने कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां से सभी मतगणना स्थल पर नजर रखी जाएगी। वकीलों की फौज भी तैयार की गई है, जो कि कंट्रोल रूम में बैठकर मतगणना स्थल पर नजर रखेंगे। इसी के साथ कई बड़े नेता मतगणना की मॉनिटरिंग करते दिखेंगे। कांग्रेस 3 लेयर में सुरक्षा करती दिखेगी, यानी कि कई कार्यकर्ता जो कि मतगणना स्थल पर मौजूद होंगे, जो भी समस्या आएगी उन्हें मतगणना स्थल के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं को बताएंगे और वो कार्यकर्ता जानकारी तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम पहुंचाएंगे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाएगी। इधर बीजेपी ने जीत तय मानकर तैयारी कर ली है। देखिए, जैसे चुनाव आयोग का काम हमारे जेपी धनोपिया साहब देखते हैं, वो तो बैठेंगे। बाकी और भी जितने लोग हो सकेंगे मैक्सिमम रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जहाँ जिस नेता की जहाँ जरूरत पड़ेगी वो यहाँ अवेलेबल रहेगा और निश्चित रूप से कुछ भी प्रयास कर लेंगे हम वहाँ डू एंड डाई की स्थिति में है, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई है, इसी तरह से हम संविधान के लुटेरों को भगाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस भ्रमित अवस्था में है, तो मन को बहलाने के लिए कांग्रेस ने ये जो गलतफहमी का जो एक ख्याल पाला है वो कल कुछ घंटों तक ही टिक पाएगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार का रिकॉर्ड यानी कि 29 के 29 सीटें हारने वाली है और इस देश में मत प्रतिशत में कांग्रेस का इस बार ये सबसे खराब चुनाव होने वाला है। कांग्रेस इस बार काउंटिंग को काफी गंभीरता से ले रही है, तो बीजेपी ने भी अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में भी काफी बदलाव देखने मिल सकते हैं। परिणाम कई नेताओं का भविष्य तय करेंगे। जीएस ठाकुर, टीवी 24, भोपाल। तो काउंटिंग का काउंटडाउन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से अभिषेक बिलगैया जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, अब तो बस नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल्स के रुझान आए हैं, क्या बीजेपी इसे एक निश्चित जीत के तौर पर मानकर चल रही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। तो हम उस विद्यार्थी की तरह हैं जिसने 24 घंटे और 7 दिन मेहनत की है, 5 साल तक परिश्रम किया है। तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव के नतीजे क्या होंगे इसको लेकर के हमारी आशाएं बहुत ही ऊपर हैं और हम समझ रहे हैं कि जनता ने भी हम पर उसी अनुरूप विश्वास दिखाया है। हमारे संगठन की जो क्रियाशीलता और गतिशीलता रही है, उसके कारण जनता सीधे तौर पर हमसे चुनाव के दौरान जुड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी थी और तमाम नेतागण उसमें सहभागी बने। और इसके साथ ही साथ जो 5 वर्षों का हमारे पास 10 वर्षों का एक रोड मैप था, जो हमने जमीन पर चीजें साकार की थी, चाहे डीबीटी के माध्यम से कई लाभार्थियों को राशि पहुंचाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वैश्विक स्तर पर देश की ख्याति और कीर्ति की
उसको फैलाने की बात हो, यह तमाम चीजें जनता के दिमाग में थी। जनता ने देखा कि 2047 तक भी हम देश को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं, माँ भारती के वैभव को विश्व के उत्कर्ष पर ले जाने के लिए हमारी सरकार के संकल्पों में कितनी कमिटमेंट है। इन तमाम चीजों को देखने परखने के पश्चात जनता ने निर्णय लिया और अपने विवेक के आधार पर जनता ने निर्णय लिया कि एक प्रचंड जनादेश वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को दी जाए। प्रधानमंत्री जी आज जिस स्थिति में है, वो इस देश में पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो तीसरी बार सरकार में बढ़े हुए जनादेश के साथ आएंगे। 2014 में जो हम लड़े 282 सीटें आए, 19 में 303 सीटें आई और इस बार 370 से पार सीटें हमारी खुद की होने जा रही है। और बाकी अगर हम पूरे अपने एनडीए के सहयोगी और साथियों के साथ 400 पार के आंकड़े को पार कर रहे हैं। इन चुनावों में जहां हमारा पूरा प्रचार पॉजिटिव कैंपेनिंग पर केंद्रित था, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से वोट बैंक के जातियों को बांट करके चुनाव को वर्गों में लड़ाने की कोशिश की। स्वाभाविक तौर पर जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने कांग्रेस को सिरे से खारिज किया, कांग्रेस की विचारधारा और उनके उस नफरती माइंडसेट को खारिज कर दिया। जनता ने कांग्रेस को सिरे से खारिज किया। शिवम जी ये कह रहे हैं, अभिषेक जी अब काफी आश्वस्त है बीजेपी नतीजों को लेकर। हालांकि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल्स के रुझान आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो परिश्रम किया, जो मुद्दे उठाए इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, कितने आश्वस्त आप हैं कि वो मुद्दे घर कर गए लोगों के जहन में और जो नतीजे होंगे उसमें भी इन मुद्दों की झलक देखने को मिलेगी? अभिषेक जी देखिए, आज से लगभग 4 महीने पहले बीजेपी की जो हालत हुई और पिछले 1 से 1.5 महीने के भीतर जो हालत समझ में आई है, मुझे लगता है जनता ने बीजेपी को, मोदी जी को नकार दिया है। एक प्रधानमंत्री 10 साल कार्यकाल अपना पूर्ण करते हैं, उसके बाद उन्हें मछली, मटन, मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम और आखिर में भैंस, इन सबसे और मुजरा, इन सबसे अगर चुनाव लड़ना पड़े तो मैं क्या कहूँ उन प्रधानमंत्री के बारे में। आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी उपलब्धि, आपको अपने विकास से चुनाव लड़ना चाहिए। जहाँ तक रही बात इंडिया गठबंधन की, तो पिछले 1.5 महीने मैं देख रहा हूँ देश में लगभग हर प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। मैं समझता हूँ कि लगभग 3 से 4 मध्य भारत के जो मुख्य राज्य हैं, जिनमें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, भाजपा यहाँ पे अपने 30 पॉइंट पे थी। और अब जो रिजल्ट आना है तो मुझे लगता है जैसे मध्य प्रदेश में 28 सीटें थी, तो 28 से 38 तो जैसा कि कई जो मीडिया वाले हैं वो दिखा रहे हैं, तो 28 से 38 तो होगी नहीं मेरे हिसाब से। मुझे लगता है हाँ, मीडिया 38 दे दे तो वो एक अलग बात है एग्जिट पोल में, लेकिन मैं मानता हूं कि 29 से 20 जरूर होंगे, 30 और 29 नहीं हो पाएंगे। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़ा है। देश की जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे युवाओं की हो, युवाओं के लिए जो बेरोजगार की जो विश्व के आंकड़ों में हम सबसे ऊपर आ गए हैं बेरोजगारी में, ये राहुल जी ने हमारी जो युवाओं की मांग है वो उठाई है और मैं समझता हूं कि देश की जनता ने उनका भरपूर साथ दिया है। ठीक है गौरव जी, जब से एग्जिट पोल के रुझान सामने आए, हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर जश्न की तस्वीरें आई है बीजेपी खेमे की तरफ से। कहीं पर 400 पार के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो कहीं से अभी से ये आतिशबाजी शुरू हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, ये जो उत्साह है, वो जल्दबाजी में है या फिर ये जो आत्मविश्वास है वो कल नतीजों में परिवर्तित हो सकता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उत्साह उस युद्ध के लिए बहुत जरूरी होता है, सेना में भी, सेनापति में भी जी। और उस उत्साह को बनाए रखना शुरू से लेकर परिणाम आने तक बहुत जरूरी होता है। अभी जो अनुमान और रुझान जो आए हैं एग्जिट पोल के माध्यम से जी, उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि एक वर्ग को लेकर के जो उन्होंने एग्जिट पोल निकाला है सभी सर्वे एजेंसी में जी, और इसके आधार पर अगर वो इस बात को खुशी के साथ मना रहे हैं तो उन्हें खुशी मनाने का हक है। कांग्रेस को भी हताश नहीं होना चाहिए। मतदाता का मूड है, कहां पर वो गया है, क्या परिणाम देगा, जो भी परिणाम आए। जो मध्य प्रदेश की पूर्व में राजनीति रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ काम करने की, विकास को लेकर के और अन्य मामलों को लेकर के,
दोनों दलों को उस भावना के साथ अब आगे काम करने की रणनीति पर काम करना जी। तो दोनों ही दलों को साथ में काम करना चाहिए, ये तो इतर है, लेकिन देखना होगा कि कल के नतीजे क्या कहते हैं। शिवम जी, कांग्रेस ने लगातार इस पूरे कैंपेन में, लोकसभा चुनाव के, हमने देखा कि मोदी की गारंटी पर बहुत प्रहार किया, अपने न्याय के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, तो वहीं जब जब पीएम मोदी अपनी सभाओं में जाते थे, मोदी की गारंटी का वो भरोसा लोगों को दिलाते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तरफ कांग्रेस का न्याय था, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी थी? क्यों जनता ने मोदी की गारंटी पर एतबार किया होगा? देखिए अमित जी, जो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में जनता के साथ जो वादे किए थे उनको जमीन पर साकार करके दिखाया। 2014 में जब हम चुनाव लड़े तो एक उम्मीद के आधार पे जनता ने हमें वोट दिया, 19 में हमें विश्वास के नाम पे वोट दिया, और 19 में के बाद 2024 में आज हम मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी की अपनी सर्वस्पर्शी लोकप्रियता है और उनकी डबल इंजन की सरकारों के जो विकास कार्य हैं उससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी है। चाहे वह देश में 20 करोड़ से ज्यादा नल जल योजना के लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, 85 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, 5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना के कवर में लाने की बात, अथवा 6.5 करोड़ किसानों को डायरेक्ट किसान सम्मान निधि देने की बात हो, देश में 5 करोड़ के आसपास उज्ज्वला के कनेक्शन देने की बात हो। इस प्रकार से एक के बाद एक चरणबद्ध योजनाएं देश की जनता ने नजदीकी के साथ देखी कि वह मूर्त रूप लेती हुई नजर आई। दूसरी चीज, जनता की भावना राष्ट्रवाद और हमारे विकास और विरासत का जो एक अद्भुत संयुक्त संगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, उसको लेकर के थी। तो हमने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उसको लेकर के जो कानूनी अड़चने थी, जो कांग्रेस कभी उनकी कल्पना बताती थी, प्रभु श्री राम को, उनके अस्तित्व को नकारती थी, उन तमाम चीजों से बाहर निकाल करके मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हमारी पार्टी के द्वारा किया गया। और उसके साथ ही साथ कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना हो, इस देश में सीए जैसा एक महत्वाकांक्षी कानून लेकर के आना हो, वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कदम आगे बढ़ाने हो, इन तमाम चीजों को जनता ने देखा। जनता ने देखा कि वैश्विक स्तर पर दुनिया के कई नेता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जनता भी चाहती है कि मां भारती का वैभव विश्व के उत्कर्ष पर पहुंचे, और उसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस जहां एक और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती रही, भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की और उसको मूर्त रूप देने का वचन जनता को दिया। तो जनता ने देखा कि यह वही सरकार है जनता के साथ खड़ी हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हमारे गठबंधन के भी साथी थे, उनके बीच वैचारिक समता थी, नीतिगत एक रूपता थी। वहीं कांग्रेस के साथ जो साथी थे वह चुनाव तो साथ में लड़ रहे थे, लेकिन कई राज्यों में आपस में ही उनकी सिर्फ टप्पल थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलायंस में थी, पंजाब में उनके नेता एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। दिल्ली के स्तर पर टीएमसी और कांग्रेस इंडी गठबंधन का भाग है, लेकिन बंगाल में दोनों की आपस में सिर्फ टप्पल हो रही थी। वाम पार्टियां जितनी भी हैं वह दिल्ली के स्तर पर इनका गठबंधन था, लेकिन केरल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो यह तमाम चीजें देश की जनता बहुत ही नजदीकी के साथ देख रही थी और स्वाभाविक तौर पर अवसरवादी लोगों पर जनता ने विश्वास नहीं किया। जनता जानती थी कि इनके लिए राष्ट्रीय हितों से ज्यादा अपने व्यक्तिगत पार्टी के और पारिवारिक हित महत्वपूर्ण है। जनता इनके परिवारवाद को पहचानती थी, इनके करप्शन और इस प्रकार की चीजों में संलग्नता को पहचानती थी। जनता ने इसीलिए निश्चय किया। जनता ने यह भी देखा कि कांग्रेस किस प्रकार से इस देश के जो पिछड़े तबके हैं, चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो, ओबीसी वर्ग का हो, उसका जो हक है वह छीन करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने के लिए मुस्लिम आबादी को देना चाहती है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, बीजेपी का बड़ा आरोप है। जवाब दीजिए अभिषेक जी। देखिए, मोदी जी ने इस बार जो भरी सभाओं में झूठ बोला है और इस कदर झूठ बोला है कि मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री पद की गरिमा खो दी है। ना ही इन 10 सालों में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखी है। रही बात प्रधानमंत्री जी की जो मोदी गारंटी की बात करते हैं, पिछले 10 सालों में आप देखिए गैस पेट्रोल डीजल के क्या दाम थे। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, इसलिए आए थे कि हम गैस पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। आम आदमी बेचारा चुपचाप 100 रुपए के आसपास गैस पेट्रोल भरवा रहा है, डीजल भरवा रहा है, उसको कोई रियायत नहीं दी गई। गैस की टंकी लगभग 380 और 400 रुपए की थी, आज 1100 रुपए की है। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के घर खाते में आएंगे, सबके ही आ रहे हैं। मुझे लगता है नोटबंदी जो की गई, जीएसटी जो लागू की गई, उसमें मैं समझता हूँ बीजेपी की ये सबसे बड़ी नाकामी है। कोरोना काल में जो लोगों को घर घर पहुंचा है, भाजपा ने और मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया है। भूखा लोगों को मारा है, असुविधाओं के कारण इंजेक्शन जो नकली
रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे, उसमें भाजपा के कई लोग लिप्त पाए गए, उन्होंने इंजेक्शन बेचे, लोगों को उनके परिजनों की बॉडी नहीं मिली। ऐसा मुझे लगता है ईश्वर ना करे कभी ये काल दोबारा आए, लेकिन भाजपा हर मामले में फैल रही। किसान आंदोलन उन्हें वापस लेना पड़ा, बड़ी सभाओं में मोदी जी झूठ बोलते हैं। और रही बात एग्जिट पोल की, तो मैं आपको याद करा दूं अमित जी कि 2004 और 2009 में भी किसी भी एग्जिट पोल ने यूपीए को बहुमत नहीं दिया था। सभी ने लगभग एनडीए को बहुमत दिया था। 2004 में एनडीए की सरकार बनी थी और पुनः 2009 में भी एनडीए की सरकार बनी थी, सभी एग्जिट पोल खिलाफ होने के बाद। ठीक है गौरव जी, एग्जिट पोल का जैसे कि आपने भी कहा कि जब तक नतीजे नहीं आते तब तक हमें और इंतजार करना होगा, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से सनातन का मुद्दा लगातार उठाया, दो फैक्टर्स लगातार हमने देखे, सनातन का मुद्दा लगातार मध्य प्रदेश में भी खूब उठाया गया विधानसभा चुनाव के दौरान, और दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे को तोड़कर अपने खेमे में शामिल करा, लगातार कुछ दिग्गज भी गए, यहां तक कि प्रत्याशी ने भी पाला बदल लिया, तो क्या इन फैक्टर्स का जो कहीं ना कहीं नुकसान है आप मानते हैं कि इस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को हुआ होगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर इसमें माने तो ये तो एक नुकसान है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये प्रक्रिया भी होती है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कार्यकर्ता किसी दल के साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो वो करे, लेकिन जिस तरीके से उसे तोड़ा गया, दबाया गया, पिछला गया, पार्टी में शामिल किया गया, ये सर्व स्वीकार्य नहीं होता है। इसके बाद भी कई स्थानों पर वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छे मिलेंगे, इस बात से विचार भी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं पर बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन जब हम विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये विस्तृत परिप्रेक्ष्य में बहुत ही नुकसानदायक लोकतंत्र के लिए होता है। नैतिक तौर पर आप इसे सही नहीं ठहरा सकते, राजनीतिक तौर पर ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके के काम किए जाना चाहिए, राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन नैतिक तौर पर अगर हम बात करें, नैतिक तौर पर ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जो भी परिणाम आए, अब राम मंदिर बन चुका है, दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार आए, कम से कम वो रामराज की ओर आगे तो बढ़े। अभी तक हो ये रहा है कि रामराज की बात करते हैं लेकिन रामराज लाने की बात नहीं करते। आज महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्थाओं की बिगड़ी हुई स्थिति है, इनको सुधारने की जरूरत है। राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम जनता की, उसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। और कोई भी परिणाम, जो भी परिणाम आएगा, उस परिणाम के बाद उस सरकार से यही आग्रह करता हूं कि उसको बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। जी शिवम जी, बहुत ही पते की बात गौरव जी ने कही है कि रामराज स्थापित करने की बात तो इतर है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर कैसे पार्टी का फोकस होना चाहिए, कैसे कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ीकरण उसका होगा? महत्वपूर्ण चीज है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों पर हमने अनेकों बार स्पष्टता जाहिर की है। देश में अभी जो EPFO का डाटा है उसके अनुसार विगत 10 वर्षों में तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों को नौकरियां विभिन्न सेक्टर्स में मिली हैं। इसके अतिरिक्त स्व उद्योग और स्व उद्यम की दिशा में भी सरकार की तमाम योजनाएं थी जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं और उससे जुड़ करके अपने परिवारों की क्रियाशीलता के साथ आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स का एक डाटा आया था कोविड के समय जिसमें बेरोजगारी दर पूरे देश में 40 वर्षों में सर्वाधिक बताई गई थी। कांग्रेस ने उसका खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो डाटा आया था उसके अनुसार देश के इतिहास में सबसे कम 3% की बेरोजगारी दर है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा तो कांग्रेस को मानना चाहिए कि सरकार ने कोविड जैसा भीषण संकट झेलने के बाद भी देश में बेरोजगारी दर को न्यूनतम रखा है। महंगाई की दर जो यूपीए के आखिरी वर्षों में 12% के आसपास हुआ करती थी वह आज घट करके 5% रह गई है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन तमाम विषयों पर एक नीतिगत इंटरवेंशन के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। और उसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी जिस मानसिकता को लेकर के चुनाव में उतरी, इनके पास जनता के सामने ऐसा कोई रोड मैप ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने एक निगेटिव कैंपेनिंग की और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने की बात हो, संस्थाओं पर अविश्वास जाहिर करने की बात हो। आज यह लोग अभी मीडिया के एग्जिट पोल का मजाक उड़ा रहे हैं, कल यह लोग निर्वाचन आयोग को प्रश्नवाचक घेरे में खड़ा करेंगे, फिर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। तो यह तमाम चीजें कांग्रेस की प्रकृति और प्रवृत्ति है। हमारा ऐसा मानना है कि यह जितने भी एग्जिट पोल हैं ये अपने आप में भले ही 100% सही नहीं हो, लेकिन इनकी भी एक विधा है, एक डाटा का एनालिसिस का अपना फॉर्मेट है और इसमें अगर एक एवरेज निकाला जाए तो कम से कम हवा का रुख किस तरफ है ये तो स्पष्ट हो जाता है।
तो स्वाभाविक तौर पर जितने भी एग्जिट पोल है उनकी रिपोर्ट भी अपने आप में स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के आसपास है। और हम जब इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि जब नतीजे सामने आएंगे, जनता का जनादेश हमें ऐतिहासिक रूप से मिला होगा और हम पूरी तरीके से 400 पार के नारे को जमीन पर जीवंत कर पाएंगे। और उसी दिशा में हमारा संगठन आगे बढ़ा है। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास कल डिबेट जब शुरू होगी सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे तक के बाद इनके पास ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर दोषारोपण के अलावा कुछ बोलने का आधार नहीं होगा। इनके नेतृत्व की कर्मण्यता क्या ऐसा हो सकता है कि हवा का रुख आपने भी भांप लिया अभिषेक जी? हवा का रुख मैंने आपको बताया जी, मैंने जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, ऐसा ही एग्जिट पोल का नतीजा कल अप्रत्याशित नतीजा आने वाला है, जिसमें इंडिया गठबंधन को मुझे लगता है लगभग 290 सीट के आसपास मिलेंगी और भाजपा बहुमत से दूर रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण इस बार ये मुद्दा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा घोटाला हो जाएगा हुआ है, करनी और कटनी में जो भाजपा के अंतर समझ में आया है, भाजपा ने 20 कंपनियों से चंदा लिया है। ऑनलाइन जो सट्टा चलाती है वो कंपनी में उनसे सट्टा लिया है और ये बनते हैं राम मंदिर को बनाने वाले। आप होते कौन है राम मंदिर को बनाने वाले? राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है और प्रत्येक देशवासी ने उसमें चंदा दिया है। सबसे शुरुआत राम मंदिर के ताले खोलने की शुरुआत जो करी थी वो आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करी थी। उनकी जो पहल थी उसके बाद राम मंदिर के बनने का जो पहल थी वो उसमें आगे बढ़े थे। और मैं समझता हूँ कि कल स्थिति क्लियर हो जाएगी और मोदी जी और अमित शाह जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे जिनकी सत्ता जाने के बाद इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, मुझे लगता है उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। गौरव जी, कांग्रेस ने तो अलग अपना एक फोरकास्ट यहाँ पर कर दिया है, लेकिन आपके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो सीटों के नतीजे आएंगे, किस तरह से आगे जो मध्य प्रदेश की परिपाटी होगी उसे ये तय करते हुए दिखेंगे? अभी तक कोई भी नहीं भाग पाया है। एग्जिट पोल किस आधार पर लिए गए, किन रुझानों के आधार पर, किन विषयों के आधार पर दिए गए जी, इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। कल ज्यादा देर अब बची नहीं है, कल परिणाम आना है। आम जनता की जो भावना रही वो सामने आती है जी। बिल्कुल, अब बहुत ही कम इंतजार रह गया, 24 घंटे से भी कम समय हम कह सकते हैं, जब शुरुआती तौर पर रुझान सामने आएंगे काउंटिंग्स के और उसके बाद दोपहर तक ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाकर अपने बीच लाने में कामयाब हो पाई है, जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाई है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।